हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल सभी के सभी नवंबर 2023 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिए, आज हम जो भी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लॉन्च नवंबर 2023 के लिए एमटीपी और आरटीपीस लॉन्च किया, आज हम उनका डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सवाल उठा, सर ये डिटेल सॉल्यूशन इतना लेट क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पहले रिवीजन करके बैठो, तब जाके एमटीपी आरटीपी करोगे, तब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। आई होप अब आपका रिवीजन्स खत्म हो चुकी होंगी। तो लेट अस एनालाइज द एमटीपीज एंड आरटीपीज नाउ। अच्छा, एमटीपी और आरटीपी, अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट एमटीपी शुरू करने जा रहा हूं जो सितंबर 2023 में आई है। इसके बाद वाली वीडियो में एमटीपी सेकंड और फिर आरटीपी आएगी। मगर फिलहाल कुछ बातों का ध्यान रखना। क्या? अगेन, ये एमटीपी वीडियो देखने से पहले इंश्योर कर लो कि आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया, अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक क्वेश्चन एमटीपी में से दूंगा और लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेलीग्राम पे दे दूंगा अपने चैनल पे, कि जिनकी कॉपीज मैं ही चेक करूंगा। और ऐसे 20-25 स्टूडेंट की लिस्ट में उठा के टेलीग्राम पे दे दूंगा आज ही की क्लास में। तो वो फटाफट मुझे बिना देरी किए वो क्वेश्चन आज ही सॉल्व करके भेज देंगे, ताकि आज रात को ही मैं उनके साथ डिस्कशन कर सकूं कि क्या दिक्कत आ रही है उनके प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है जी, चलिए तो लेट अस प्रोसीड। अच्छा, प्रोसीड करने से पहले एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं ऑडिट का बैच इस बार अभी शुरू कर रहा हूं 16 नवंबर से, 16 नवंबर से। तो जो बच्चे पिछली बार भी रुके हुए थे ऑडिट के लिए कि सर कब ला रहे हो कब ला रहे हो, तो 16 नवंबर से बैच है। एंड सर, आप सवाल उठा, सर आप ऑडिट पढ़ाते हो? मैं कहा हाँ जी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी में भी मैंने 3 साल तक ऑडिट पढ़ाया है, उससे पहले भी मैंने ऑडिट पढ़ाया है, और लगभग पोपली ऑडिट भी पढ़ाता है, ध्यान रखना। तो यही पोपली अब दोबारा 16 नवंबर से लाइव बैच ला रहा है। ये बैच लाइव होगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसमें जैसे हम लोग लॉ में करते हैं ना, लॉ के अंदर जिस तरीके से बॉक्सेस बना के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, ध्यान रखना ऑडिट भी वैसा ही एनालिसिस वाला ही टॉपिक है। तो हम ऑडिट के अंदर भी इन डेप्थ एनालिसिस ही करेंगे, हर चीज को समझेंगे। वो तरीके नहीं आते समझ जहां पे केवल न्यूमेरिक कोड के थ्रू बच्चों को समझा दिया जाता है या रटवा दिया जाता है। वो दुनिया, वो महफिल मेरे काम की नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, ऑडिट एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है। अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाए, कीवर्ड्स पे ध्यान दिया जाए, प्लस हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को ढंग से समझाया जाए, जो ऑडिट लॉ जितना ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आप 16 नवंबर से शुरू होने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। बट फिलहाल 16 नवंबर से आप ऑडिट भी ले सकते हैं amitpoplicclasses.com पे जाके, और भारत के सबसे बड़े बड़े टीचरों के साथ आप कॉस्टिंग एफएम के साथ इसका कॉम्बो भी ले सकते हैं। नमित अरोड़ा सर के साथ भी कॉम्बो मौजूद है, आप वो भी ले सकते हैं। और प्रवीण खतौड़ सर के साथ भी मौजूद है, आर.के. मेहता सर के साथ भी मौजूद है, कालरा सर के साथ भी मौजूद है, सतीश जलान सर के साथ भी है। आप ये सारे के सारे कॉम्बो, जो भी आपके कॉम्बोज हो वो आप ले सकते हैं। सिमिलरली, अगर जो बच्चे केवल ऑडिट प्लस एफएम लेना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 वो अभी देने वाले हैं, तो वो केवल ऑडिट प्लस एफएम लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कॉम्बोज मौजूद हैं, जिनमें से अगेन रजत जैन सर के साथ भी एक कॉम्बो है एफएम, क्योंकि वो रजत सर अपना एफएम ला रहे हैं, उनके साथ ऑडिट प्लस एफएम का कॉम्बो है। अगेन नमित अरोड़ा सर के साथ, कालरा सर के साथ, मेहता सर के साथ, सतीश जलान सर के साथ, खतौर के सर के साथ, सबके साथ कॉम्बो है। तो ये सारे हर तरीके के कॉम्बो आपको बेस्ट रेट पर यहां पर अमित पोपली क्लासेस में मिल जाएंगे ऑडिट के। अगेन 16 नवंबर से बैच है, लाइव क्लासेस होंगी और गूगल ड्राइव भी अवेलेबल हो जाएंगी। 16 नवंबर से ही कलर्ड बुक मिलेंगी साथ में। हाँ जी। अगली बात, एक और बात, हाँ ध्यान रखना इसी में ही आगे बढ़ने से पहले, ग्रुप 2 के लिए कोई भी कोचिंग पिछली क्लासेस की मत लेना। पिछली क्लासेस की, पिछले साल की, पिछले 6 महीने पहले तक की भी रिकॉर्डिंग मत लेना, एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेना अगर लेनी हो तो। रीजन बड़ा सीधा सा है। कोई ये कह सकता है आपको कि ऑडिट के चैप्टर सेम है, बिल्कुल सेम है, ऑडिट के चैप्टर बिल्कुल सेम है। फिर ये भी आपको कहा जा सकता है कि उनके अंदर के हेडिंग भी सेम है, बिल्कुल सेम है, सही कह रहे हैं वो, ये भी बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, क्वालिटी ऑफ ऑडिटर पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है, बट उन अंदर के कंटेंट को पुराने सिलेबस के स्टडी मटेरियल और नए सिलेबस के स्टडी मटेरियल में पूरा चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप कोई भी ऑडिट की पुरानी रिकॉर्डिंग रखते हो तो ध्यान रखना आप पुराना कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट एकदम लेटेस्ट है ऑडिट का वही पढ़ना। तभी मैं कह रहा हूं 16 नवंबर से गूगल ड्राइव भी मिलेंगी, ऑल लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एमटीपी के ऊपर आते हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स एमटीपी। ये है जी एमटीपी हमारी
22 सितंबर 2023 की। आइएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी। कहता है जी प्रिस्टाइन लिमिटेड, अ लिस्टेड एंटिटी, ओके, passed a resolution in its board meeting for the appointment of Arora and Associate, a chartered accountant firm, as a statutory auditor of the company. The company obtained the consent in writing from the Arora and Associate and also placed his recommendation before the general meeting of the shareholder and got its approval. सब ठीक लग रहा है, स्टेचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया, बिल्कुल परफेक्टली किया, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही, एकदम सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कहानी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहते हैं द कंपनी देयर आफ्टर इन्फॉर्म द सीए फर्म अबाउट देयर अपॉइंटमेंट एंड आल्सो फाइल्ड अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अरोड़ा एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इज हैविंग 3 पार्टनर, नेमली ए अरोड़ा, बी अरोड़ा, सी अरोड़ा। इन दिस फर्म डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा वर द एसोसिएट्स। अच्छा, ये एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट्स मतलब दे आर नॉट द पार्टनर, बट उनको ना सर्टेन असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, कुछ असाइनमेंट दिए जा सकते हैं जिन्हें एसोसिएट कहते हैं। मतलब मेरे पास काम ज्यादा है, मैंने एक आउटसाइड फर्म को दे दिया, मैंने कहा ये काम निपटा दे यार, इसे कहते हैं एसोसिएट। अच्छा पॉइंट है। एंड वर बीइंग पेड ऑन अ केस टू केस बेसिस एंड नॉट ऑन अ फिक्स्ड सैलरी। ठीक है जी। Prior to the appointment of Arora and Associate, the previous auditors were Agarwal and Associates. अच्छा, in this CA firm, there were 6 partners, namely Priya Agarwal, Mia Agarwal, Vishal Agarwal, Vyom Agarwal, D Arora. D Arora. अच्छा, ये Associate. Okay. And M Arora. Okay, okay. D Arora and M Arora were common person in both the firms. मुझे कॉमन पर्सन से लेना देना नहीं होता, मुझे कॉमन पार्टनर से लेना देना होता है, कॉमन पार्टनर से लेना देना होता है मेरा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है while working with the Pristine Limited, Arora and Associates starting facing a lot of issue with the management of the company. After some time, due to these disputes with the management, Arora and Associates resigned from the company. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से हैं, मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। कहता है जी न्यूली अपॉइंटेड सीए फर्म अरोड़ा एंड एसोसिएट एंड रिटायरिंग सीए फर्म अग्रवाल अरोड़ा एंड एसोसिएट्स हैव द कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन है, ध्यान रखना, डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब एलिजिबिलिटी की चर्चा की सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर, तो हमने कहा जी आने वाली फर्म रूल क्या कहते हैं, कंपनीज ऑडिटर्स रूल क्या कहते हैं, आने वाली फर्म और जाने वाली फर्म में कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए। दोबारा बोलता हूं, आने वाली फर्म और जाने वाली फर्म में कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए, कॉमन पर्संस की बात नहीं की गई, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कॉमन पार्टनर्स नहीं है, कॉमन पर्संस हैं। क्यों? क्योंकि 2 एसोसिएट, एम अरोड़ा और डी अरोड़ा, ये वहां पर एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं और जाने वाली फर्म में ये पार्टनर है, तो ये कॉमन पार्टनर्स नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, whether the requirement of Arora and Associate in the Pristine Limited is valid as per the provision of the Company Act 2013। कहता है जी इट इज नॉट वैलिड सिंस बोथ द सीए फर्म हैव कॉमन पर्संस। ये तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है। डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा आर द एसोसिएट्स इन द अरोड़ा एंड एसोसिएट एंड नॉट द पार्टनर, हेंस अपॉइंटमेंट ऑफ अरोड़ा एंड एसोसिएट इज वैलिड। परफेक्टली सही लग रहा है। फिर भी सी देख लेते हैं, अरोड़ा एंड एसोसिएट शुड एक्सपेल अरोड़ा एंड अग्रवाल अरोड़ा एंड एसोसिएट शुड एक्सपेल डी अरोड़ा, ये तो कोई रीजन ना हुआ। चलिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट का कौन सा आ गया? बी, फर्स्ट का बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, सेकंड वाला केस स्टडी देखिएगा। सेकंड केस स्टडी क्या कहता है? कहता है जी व्हाट वुड हैव बीन द पोजीशन ऑफ डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा आर पार्टनर। हाँ, अगर ये पार्टनर होते तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी। द पोजीशन विल रिमेन द सेम, गलत। देयर शैल बी नो चेंज एंड द अरोड़ा एंड एसोसिएट में कंटिन्यू, गलत। द अपॉइंटमेंट ऑफ अरोड़ा एंड एसोसिएट वुड हैव बीन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 would not have been, हाँ मैं कहा would not have been in terms of, तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कंपनीज रूल्स यहां पर अड़ंगा डाल के खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि आने वाली फर्म और जाने वाली फर्म के सेम पार्टनर्स हैं, तो इसलिए नहीं हो सकता था। कंपनी में ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये तो कोई चीज ना हुई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इन द गिवन केस अरोड़ा एंड एसोसिएट ड्यू टू सम डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट ऑन सम इशू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। अरोड़ा एंड एसोसिएट
ने मैनेजमेंट से डिस्प्यूट के कारण रिजाइन कर दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अरोड़ा एंड एसोसिएट कैन नॉट रिजाइन है, कैन नॉट रिजाइन मतलब क्या बदमाशी है क्या? ऐसे थोड़ा ना होता है। एंड हैज टू होल्ड द ऑफिस, नहीं। द रेजिग्नेशन इज टेंडर्ड बाय द ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द न्यू ऑडिटर विद इन 30 days एंड सच अपॉइंटमेंट शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा भाई। क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकता है? यस, बिल्कुल रिजाइन कर सकता है। कौन मना करता है? तो बिल्कुल रिजाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। Abhilasha and Amrita have incorporated a not-for-profit private limited company. अच्छा, which is registered under Section 8 of the Companies Act 2013. One of their friend has informed them that their company can be categorized as a small company because as per the last profit and loss account for the year ending 31st of March 2022, its turnover was less than 40 crore and its paid up share capital was less than 4 crore. टर्नओवर 40 करोड़ से कम है और पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है। क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकती है? वैसे तो हर हालत में बन सकती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है। बट एक प्रॉब्लम आ गई, वो ये क्या है कि ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो स्मॉल कंपनीज का कॉन्सेप्ट में लिखा है कि स्मॉल कंपनी आप कुछ केसेस में नहीं बन सकते। अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी हैं, अगर आप स्मॉल कंपनी, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हैं, या फिर आप किसी पार्टिकुलर स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई हैं, तो फिर आप स्मॉल कंपनी की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। तो यानी कि सेक्शन 8 कंपनी अगर आप हैं तो फिर स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे। स्मॉल कंपनी की भी एग्जम्पशन ले लो, सेक्शन 8 कंपनी की भी एग्जम्पशन ले लो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ध्यान रखना, एक मिनट पहले इसका ऑप्शन देख लो। सेक्शन 8 कंपनी विच मीट द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर एंड पेड अप इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कैन अवेल द स्टेटस, गलत है ये तो। उसके बाद इफ द एक्विजिशन ऑफ द मिनिमम, if the acquisition of the minimum 5% stake in other small company materialize, ये तो कोई ये ना हुआ। The status of a small company cannot be bestowed upon, bestowed मतलब सौंपा जा सकता है किसी not for profit company which is registered, बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को नहीं सौंपा जा सकता। ओके, डी ऑप्शन भी गलत है। फिफ्थ पे आते हैं जी। हाँ जी, अच्छा, मैं वो जो पॉइंट कर रहा था, कई बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर क्या ये जब हम एमटीपी सॉल्व करेंगे तो क्या हमें इसका रीजन वगैरह भी लिख के आना है क्या? कहीं रीजन वगैरह भी, कहीं कुछ रीजन वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक वहां पर शीट मिलेगी, OMR शीट, उसके ऊपर आपको फिल करके बस इसके आंसर सबमिट कर देने हैं अलग से, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती आपको इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जो मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है, जिन बच्चों के पास भी है, आज शाम से ही उनके डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, जिनका सॉल्यूशन आपके पास आना शुरू हो जाएगा डेली बेसिस पे। तो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन डेली मेरे साथ करते रहो। खासकर वो बच्चे जिन्होंने रिसेंटली मुझे टेस्ट सबमिट किए हैं, टेस्ट सबमिट में जिनका मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन हुआ, जिन 1-to-1 डिस्कशन के अंदर मैंने उन्हें ये फीडबैक दिया कि भैया आपको केस स्टडीज और सॉल्व करके देखनी है, वो सभी बच्चे खासकर वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं, मेरे साथ देखना शुरू करें। पहले कंक्लूजन खुद करें, अपने दिमाग में करें कि इस क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और फिर मेरी वीडियो से मैच करें कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा था क्या वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगना चाहिए, क्या इसके सॉल्यूशन में जो यहाँ दिया हुआ एक सॉल्यूशन तो शायद वहां दिया होगा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्या कोई और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बन सकता था, शायद जो उनके दिमाग में आया हो वो भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बन सकता हो। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो लिस्ट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पिछली बार अप्रोक्सीमेटली 92 मार्क्स का आया था, वो लिस्ट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। वो आपके जो भी आपका जो ईमेल है जहां पर आपको लिस्ट मिली थी, वहीं पर आपको उसकी वीडियो पोर्शन नंबर 1 भी आज रात से मिलना शुरू हो जाएगा, वीडियो पार्ट नंबर 1, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय द अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल। हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एंट्रेंचमेंट कब दिया जा सकता है? देखो जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो एंट्रेंचमेंट पहले तो या तो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एंट्रेंचमेंट क्लॉज जो होता है वो आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम डाल सकते हो, मुद्दा ही खत्म। परंतु अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम नहीं डाला
फिर भी ऑप्शन है, वो क्या कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो बाद में डाल सकते हो, मगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो बाद में डाल सकते हो, परंतु यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। ठीक है, तो वही कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एंट्रेंचमेंट अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल के द्वारा डाला जा सकता है, यस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, बी फॉर बॉम्बे। फिर उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कहता है जी टाइम लिमिट विद इन विच अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार एज। ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी है। फिलहाल जब आप अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रजिस्ट्रार को इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कब दी जाती है, जब आप रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस जमा कराते हो ना, क्योंकि आपको पता होगा प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू होने से पहले रजिस्ट्रार के पास जाते हो, फिर रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया जाता है। जिस टाइम आप रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस लेके जाते हो, उसी वक्त अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उन सबकी डिटेल रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हुए आपको जमा करानी पड़ती है। तो एट द टाइम of delivery of the prospectus for the registration to the registrar। चले आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है जी गोल्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, हैज ऑथराइज्ड द शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा, द कंपनी हैज प्लान टू बाय बायबैक वर्थ ऑफ रुपीज 10 लाख। 25 लाख में से 10 लाख का बायबैक कर रहे हैं भाई साहब, मैक्सिमम तो 25% तक कर सकते हैं। अच्छा, 10 लाख तो थोड़ा ज्यादा ही बता रहा है। अच्छा, आधे बच्चे तो इसी में घबरा के हिल जाएगा उनका दिमाग, गलत हो गया, ये क्या हो गया, ऐसी तैसी कराए, हमें क्या करना है। वो कह रहे प्लान कर, थोड़ा ना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। प्लान तो मतलब मैं ये भी कर रहा हूं कि प्लान मैं ये कर रहा हूं कि अगले मैच में शायद श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करके मैं ही बैटिंग पे चला जाऊं। भाई बैट पैड सब मैंने उठा रखा है, आई एम प्लानिंग। अबे रियल में थोड़े ना गया हूं, तो रुक जाओ, प्लान जो मर्जी करता रहे। आगे वर्थ रुपीज 10 लाख, वट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अच्छा, डेट that the company is allowed to buy back based on the total amount of equity share। हाँ, अब उसने क्वेश्चन पूछा है, कहता है जी आप मुझे बताओ कि इक्विटी का बायबैक कितना हो सकता है। देखो जी, इक्विटी मतलब पेड अप कैपिटल कितनी है, 20 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर कितनी है, इक्विटी कितनी है, ये तो दिया नहीं हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूं सारी इक्विटी है। अगर इक्विटी कैपिटल अगर टोटल 20 लाख है, तो मैक्सिमम इक्विटी का बायबैक हो सकता है अप टू 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 20 लाख का 25%, 1/4 मतलब कितना हो गया, 5 लाख। तो 5 लाख का मैक्सिमम हो सकता है। सर वो 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ओ भाई वो तो ओवरऑल बायबैक है, उसमें से इक्विटी का बायबैक कितना हो सकता है, 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वही निकला ना, 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई इतनी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। कहता जी ए लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा जी, the article of company authorized the payment of underwriting commission at 2% of the issue price, 2% of the issue price, article of the company। okay, the company has negotiated with the proposed underwriter Gamma Brokers and has finalized the rate of 2.25%। ऐसी तैसी कराओ, मुझे क्या करना है, जितना मर्जी तुम ऑफर कर रहे हो, हमें क्या पता है भाई, आर्टिकल से ज्यादा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो फिर the amount that the company is eligible to pay as an underwriting commission is कितना, the maximum 2%। बस next point, during the half year ended September 2022, the board of director of Golf Leaf Limited has made an application to the tribunal for the revision in the account of the company for the financial year ended on March 2020। अच्छा, सितंबर 22 में एप्लीकेशन फाइल की कि मार्च 20 के अकाउंट हम रिवाइज करना चाहते हैं। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2023, सेम ईयर में, मतलब पहले सितंबर 22 में गए, अब मार्च 23 में जा रहे हो, मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर में 22-23 के अंदर ही। अच्छा क्वेश्चन है, द बोर्ड हैज अगेन मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर रिवीजन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड मार्च 22। अच्छा,
You are required to state the validity of act of the board of directors. Okay. वॉलेंटरी रिवीजन हो रहा है सेक्शन 130 131, तो यहां वॉलेंटरी रिवीजन है तो कौन सा सेक्शन लग गया 131। क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार रिवीजन के लिए जा सकते हो? अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पे पकड़ा उसने, हाँ जा सकते हो, शर्त ये है कि दोनों सेम ईयर नहीं होने चाहिए, अलग अलग ईयर होने चाहिए। गेटिंग इट? मार्च सितंबर 22 में पहले गए, मार्च 23 में दोबारा जा रहे हो, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा बार जा रहे हो। बट पहली बार मार्च 20 के अकाउंट्स को लेके गए थे, दूसरी बार मार्च 22 के अकाउंट्स को लेके गए हैं, तो यानी कि सेपरेट ईयर के लिए गए हो, चल सकता है, दौड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. The act of the board of directors is valid only to the extent of application made for revision in the accounts if the board report are not eligible for revision। गलत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट का भी रिवीजन हो सकता है, यही तो हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट का रिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगली बात, द एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड एज एप्लीकेशन मेड फॉर रिवीजन इन द अकाउंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट पर्टेन टू 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। द एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड, यस, क्योंकि 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की है। द आंसर इज यस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज invalid as a law provide for only one time application to be made in a financial year। नहीं, एक से ज्यादा हो सकती है अगर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हो। The act of the board of director is invalid as to the application made for revision in the account pertaining to a period beyond 2 year। गलत है, गलत है, क्योंकि 2 साल का नहीं 3 साल तक का पिछला रिवीजन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है जी, रिजर्व अकाउंट दैट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस अदर देन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट। हाँ जी, डिपॉजिट के अंदर एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हो, याद है? तो फिर ये रहा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। Raj Limited purchased a property from the ABC Limited which was mortgaged to the DEF Bank against a loan of 50 लाख। राज लिमिटेड ने क्या किया? परचेज किया है इस प्रॉपर्टी को, किससे? ABC लिमिटेड से, और ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज थी और राज लिमिटेड ने परचेज की है। राज लिमिटेड सेटल्ड द ड्यूज, बैंक को पेमेंट कर दी, एंड द सेम वाज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, और नाइदर द ABC Limited nor the DEF Bank has filed particular of the satisfaction of charge with the registrar of company। कोई बात नहीं, आप कर दो। In this particular case, what will the Raj Limited do to file particular of satisfaction of charge with the registrar? Raj Limited, अब तुम क्या मतलब, अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो तुम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज खुद फाइल कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? तुमने एक प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज था, तुमने मॉर्गेज की पेमेंट कर दी, मॉर्गेज की पेमेंट करके अब तुम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज तुम फाइल कर सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम्हारी प्रॉपर्टी पे चार्ज है ना, प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है, तो क्या दिक्कत है? तो राज लिमिटेड नीड टू अप्रोच DEF बैंक और ABC लिमिटेड। गलत है भाई, तुम्हारे पास खुद अधिकार है भाई, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है? राज लिमिटेड कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू फाइल अ पार्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन नोटिंग द रिलीज ऑफ द चार्ज। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। द राज, अच्छा राज लिमिटेड टू अप्रोच नहीं, किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ABC लिमिटेड अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन अ डीलिंग विद द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो किसी और के बिहाफ पर काम करने के लिए एम्प्लॉय किया जाए, क्या कहते हैं उसे? एजेंट कहते हैं, और क्या? क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज अ प्रैक्टिस थ्रू विच the court break down the word of a legislation and give true intent of it। okay, statute का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ। while the legislation makes the laws, the judiciary perform the art of interpretation to give the meaning of the word of the lawmakers। कानून संसद बनाती होगी, बट जुडिशरी, कोर्ट्स उसको इंटरप्रिटेट करने का काम करती है। It is correctly said that the purpose of interpretation of the statute is to help the judge to ascertain the intention of legislator, not to control that intention or to confine it within the limit which the judge may deem reasonable or expedient। ठीक है, हाँ जी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहता है जज का कार्य क्या है? इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेशन निकालना, उसको कानून को कम न करना या कानून की लिमिट को बढ़ाना जज का काम नहीं है। For interpretation of statute, various tools are used. Internal aid, external aid, ये सब tools है। You are required to pick the option depicting correct sequence of tool
ओके, तो आपको बताना है किस सीक्वेंस में इन टूल को यूज किया जाएगा। हाँ जी, आपने देखा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में डिफरेंट रूल्स को बांटा हुआ है। प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, ऐसे बांटा हुआ है ना। प्राइमरी रूल क्या कहते हैं? से फॉर एग्जांपल अगर मैं आंसर में देखूं, लिटिल कंस्ट्रक्शन को इसने लिया है। ओके, प्राइमरी रूल कहते हैं सबसे पहले लिटरल कंस्ट्रक्शन, यानी कि रूल, प्राइमरी रूल के अंदर सबसे पहला रूल ये आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन है। वो कहता है कि पहले पढ़ो कि कानून में क्या लिखा है। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना समझ आए तो उस एक्ट का प्रीएम्बल देखो। प्रीएम्बल मतलब ऑब्जेक्ट बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ दिस एक्ट, जो कि इंटरनल एड है। तो सबसे पहले रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ो, उसके बाद उसकी इंटरनल एड देखो, उस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड इंटरनल एड, प्रीएम्बल वगैरह देखो। अब भी समझ में ना आए तो फिर कोई रेलेवेंट केस लॉज या फिर हिस्ट्री बिहाइंड द लेजिस्लेशन पढ़ो कि उसे क्यों बनाया गया था, यानी कि एक्सटर्नल एड पे आ जाओ। तो सबसे पहले मेन रूल पे देखते हैं, फिर इंटरनल एड पे, फिर एक्सटर्नल एड पे। ये सीक्वेंस के अंदर हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। तो बी इज करेक्ट। लो जी, उसके बाद कहता जी, इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन unless there is anything repugnant, मतलब opposite, in the subject or context, the word importing the masculine gender shall be taken to exclude female, to exclude girl, to include females. Yes, जहां जहां ही लिखा होता है कानून में उसका मतलब शी भी होता है? ये कहां लिखा है? याद करो ना, जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन नंबर 16। जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 16 के अंदर लिखा है, ठीक है ना। चले, फिर कहता है जी आगे, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट अ पावर टू मेक एनी अपॉइंटमेंट इज कन्फर्ड, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग अ पावर टू मेक अपॉइंटमेंट शैल आल्सो हैव द पावर। हाँ जी, जिसके पास अपॉइंटमेंट की पावर है, और जिसके पास अपॉइंटमेंट की पावर है। अच्छा, मैंने 16 गलत बोल दिया यार, उसमें सेक्शन 16 के अंदर डिसमिसल की पावर आती है। हाँ, whereby any central act a power to make any appointment is conferred, then unless a different intention appear, the authority having for the time being a power to make appointment shall also have the power to suspend or dismiss any person appointed. The answer is yup. Answer is yup. ऊपर वाले में मैंने सेक्शन गलत बोल दिया है, ऊपर वाले के अंदर सेक्शन गलत बोल जी। ये है सेक्शन 16 की, जो कहता है कि पावर टू अपॉइंट, जिसके पास पावर टू अपॉइंट मतलब जो पैदा कर सकता है, उसके पास मारने की भी पावर है, यस। जो अपॉइंट कर सकता है उसके पास क्या एक्सपल्शन की भी पावर है, यस। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 16। वो जो ही का शी लिया जा सकता है, मतलब मैस्कुलर जेंडर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द अदर जेंडर, द फीमेल जेंडर एज वेल। तो ये कौन सा है? ये सेक्शन 16 नहीं है, ये सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 कहां गया बेदर्दी? ये रहा सेक्शन 13। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंटरनल एड डेट में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इज। कौन सी ऐसी इंटरनल एड है जो कि किसी सेक्शन के बारे में बताती है, किसी सेक्शन के बारे में बताती है कि सेक्शन में ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है? हाँ जी, कौन सी ऐसी इंटरनल एड है जो कि इस बारे में बताती है? सोचो सोचो, फटाफट सोचो। कैन आई से एक्सप्लेनेशन? क्या एक्सप्लेनेशन ही ऐसी इंटरनल एड है जो इस बारे में सारा बताती है कि सेक्शन शैल डीम टू इंक्लूड दिस, सेक्शन का मतलब ये है, और एक्सक्लूड दिस, यस। ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन का ही काम होता है। फिर कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ माइनर। हाँ जी, जैसे ही देखेंगे बच्चे चिल्लाएंगे, आ गया आ गया अपना आ गया, वॉइड 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 वॉइड। वॉइड नहीं होता। कोई भी प्रोमिसरी नोट जो माइनर ने लिखा है वो वैलिड है, बट दिस इज द अदर थिंग दैट माइनर इज नॉट लायबल। बट जो बाकी पार्टीज हैं वो तो लायबल होंगी ना, बाकी प्रायर पार्टीज अदर देन माइनर को छोड़कर बाकी जो माइनर की सब्सिक्वेंट पार्टीज होंगी वो तो लायबल होंगी। तो इसलिए प्रोमिसरी नोट वैलिड रहता है, बट माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18,
अरविंद, बबलू एंड चंदू एज अ श्योरिटी फॉर द धर्मपाल एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड। अच्छा, 3 को श्योरिटीज हैं, ईच इन द डिफरेंट पेनल्टी, नेमली तीनों ने अलग अलग अमाउंट की वारंटी ली है। अरविंद 10, बबलू 20 एंड सी 40,000। डिफॉल्ट कितने का हुआ है? 30,000 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। देखो जी, बेशक आपने अलग अलग अमाउंट की पेनल्टी ली हो, बट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब भी को श्योरिटीज की लायबिलिटी निकालनी होती है, सबसे पहले मैं जितना भी डिफॉल्ट हुआ उस सबको इक्वली बांट देता हूं। तो अगर तीनों में इक्वली बांटूं तो आया 10,000 ईच। यस, अब सवाल उठा, क्या किसी की इंडिविजुअल या पर्सनल लायबिलिटी को 10,000 ने एक्सीड किया है? नहीं, क्योंकि ए कहता है मैं 10,000 के लिए लायबल हूं, दे दे 10,000। बी कहता है मैं मैक्सिमम 20,000 के लिए लायबल हूं, दे दे 10,000। सी कहता है मैं मैक्सिमम 40,000 के लिए लायबल हूं, दे दे 10,000। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है बराबर बांट दिया जाएगा, बस। ठीक है, तो किसी की लायबिलिटी ब्रीच तो हुई नहीं, मैक्सिमम लायबिलिटी, तो ठीक है, 10,000 ईच, खत्म। उसके बाद कहता है इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस बाय डैश टू इंडेमनिफाई द डैश। ओह, ध्यान से सुनना जी, अच्छा क्वेश्चन था। लो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर क्या होता है? कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी। गारंटी 3 लोग होते हैं, एक है जी श्योरिटी, एक है क्रेडिटर, और तीसरा है प्रिंसिपल डेटर। ठीक है जी। हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं कि हुआ क्या, कि सबसे पहले स्टेप होगा, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को या तो गुड्स सप्लाइड की होंगी या फिर सर्विसेज दी होंगी। अच्छा, प्रिंसिपल डेटर ने कर दिया होगा डिफॉल्ट, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी होगी, यही तो गारंटी होती है। मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है कि जो श्योरिटी ने पेमेंट किया है क्रेडिटर को, तो श्योरिटी ये अमाउंट रिकवर कर सकता है, यस, किससे? प्रिंसिपल डेटर से। एंड देयर वुड बी इंप्लाइड इंडेमनिटी, जहां पर इंप्लाइड इंडेमनिटी है, मतलब गारंटी अगर हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन ऑफ गारंटी एंटर्ड हुई है, तो ये इंप्लाइड है कि ये तो होगा ही होगा कि प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को एक वादा करेगा कि मेरी हरकतों की वजह से जो भी आपको लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई मैं आपको करके दूंगा। तो यानी कि देयर इज एन इंप्लाइड इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर टू श्योरिटी, कि जो भी आपको लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई कौन? मैं आपको करके दूंगा। ठीक हो गई इतनी बात? तो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस बाय, किसकी तरफ से? प्रिंसिपल डेटर, किसको? श्योरिटी को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चले 19 खत्म, 20th पे आते हैं। कहता है जी, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल पेबल 100 days आफ्टर साइट, आफ्टर साइट पेबल है विच इज प्रेजेंटेड फॉर साइट ऑन 4th of May। अच्छा, जब भी सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद पेबल होता है, तो जिस दिन वो साइट है, जिस दिन या फिर लिखा गया है, उस दिन को एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे ये पेबल आफ्टर साइट है, तो साइट वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, यानी कि 4th में, 4th में, उसके बाद 100 days प्लस 3 ग्रेस डेज। लो जी, 4 में एक्सक्लूड की तो मई के रह गए 27 दिन, मई के, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन। अच्छा, अब कितने रह गए हैं? 7 और 1 8, 3 3 6 और 2 8, अब 12 दिन। तो अगस्त के 12 दिन प्लस 3 ग्रेस डेज ऐड करो प्लस 3, तो ये बना 15 अगस्त। अच्छा, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं। 15 अगस्त ये आ गया आपका नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे, तो फिर एक दिन पहले मतलब 14th of अगस्त। क्या मैं कह सकता हूं 14th of अगस्त को पेबल होगा? 14th of अगस्त। लो जी, कोई दिक्कत? तो ये हमारा एमसीक्यू खत्म हुआ। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ जी,
कहते हैं जी काइट लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ पार्ट टू द पब्लिक बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, द प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ₹15 लाख रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शेयर एंड द शेयर एप्लीकेशन मनी शेल बी पेबल एट ₹20 per share. The prospectus further revealed that the Kite Limited has applied for the listing of shares in the 3 recognized stock exchange, of which 1 application has been rejected. Okay, the issue was fully subscribed and the Kite Limited received an amount of ₹20 lakh on the share application. Okay, Kite Limited then proceeds for the allotment of share. गलत है allotment. Examine the 3 disclosure in the above के अच्छा, ऊपर वाली केस स्टडी में कहता है 3 ऐसे डिस्क्लोजर बताइए which are the deciding factor in an allotment of share and the consequences for the violation if any under the provision of the Company Act. Okay, क्या कहना चाह रहा है ये आपसे पूछना चाह रहा है रूल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट। वैसे तो रूल रिगार्डिंग अलॉटमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये कहता है कि इस केस स्टडी में बताइए कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं। अगर इस केस स्टडी को आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल अप्लाई हो रहा है। तो सेक्शन 39 के अंदर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला रूल पूरा लिखेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, उतना ही होता है। तो यहां पर क्या ये रूल कंप्लाई हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि द प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोज करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15 लाख रुपए की है, जबकि कंपनी को रिसीव्ड हो गया है 20 लाख, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है इसका मतलब। अच्छा, एक और रूल अप्लाई होता है कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि ये देखो इसने लिखा हुआ है ₹20 पर शेयर, तो ये ₹20 पर शेयर मतलब एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% होना चाहिए, एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहाँ पे डिपॉजिट कर देना चाहिए? एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए जब तक अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से ना आ जाए, और जब तक ना आ जाए तब तक अलॉटमेंट भी नहीं की जाएगी। ये रूल भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% पेबल होना चाहिए, ये भी लिख सकते हो, दोनों 39 के अंदर आते हैं। फिर सेक्शन 40 वाला रूल लिख सकते हो कि आपको एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ेगा, परंतु अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सभी के सभी स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ना मिल जाए, ये भी लिख सकते हो। अब उसने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पढ़ के ना एक्चुअल में दिक्कत हमारी ये होगी कि हम सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन तो पोपली की बुक में दिए हुए थे, ओहो अच्छा चलो 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 आगे बढ़ो, लिखो इरेगुलर अलॉटमेंट है ना। उसने ये पूछा ही नहीं है तुमसे, उसने कहा इस केस स्टडी में कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, शेयर एप्लीकेशन का, स्टॉक एक्सचेंज का, सेक्शन 39 प्लस सेक्शन 40, ये सारे रूल लिखने हैं। अच्छा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तो लिखने के लिए स्कोप है आपके पास, 2 शीट तक जा सकते हो। ओके, फिर उसके बाद 2 पेज तक जा सकते हो। उसके बाद फिर कहता है उससे रिलेटेड पेनल्टियां भी उसने पूछी हैं। ए भगवान, खुदा का खौफ कर, पेनल्टियां, बट याद होगा जो मुझसे पढ़े हुए मैंने कहा था इसकी पेनल्टी है, रेलेवेंट है, इसकी पेनल्टी याद कर लेना, समरी भी करवाई हुई थी इसकी पेनल्टी की, ठीक है। तो ध्यान से सेक्शन 39 और 40 की पेनल्टी आपने लिखनी है, बस क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग. The company refused to accept the proxy form on the ground that the article of company provided that proxy form must be filed 60 hours before the start of the meeting. आर्टिकल ही गलत कह रहा है ना, क्यों? क्योंकि सेक्शन 105 क्या कहता है? सेक्शन 105 कहता है कि देखो जी, प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे पहले बिफोर द मीटिंग जमा हो जाना चाहिए। आर्टिकल चाहे तो इस लिमिट को 48 घंटे को और कम कर सकता है, मगर 48 से ज्यादा यानी कि 60 घंटे जैसे लिखा है वो नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? बात बड़ी सीधी सी है, जैसे ही आप 48 से बढ़ाकर उसे 60 करोगे, आपने मेंबर को जो लॉ मेकर ने टाइम दिया है जमा कराने का, आपने वो टाइम उनसे छीन लिया। क्या ये गलत है? बहुत गलत है। तो इसलिए 48 से 60 नहीं कर सकते, 48 का 2, 48 का 5, 48 का 10 कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case? yes, कर सकता है। अब सोचो जी, आपके दिमाग में प्रेजेंटेशन कैसी आ रही होगी? सबसे पहले प्रॉक्सी डिफाइन करना, कितने मार्क्स का है? 6 नंबर का है। तो ध्यान रखना, हमेशा बेस से शुरू करना, 6 नंबर का है, प्रॉक्सी शुरू करना। अच्छा, प्रॉक्सी लिख दिया कि प्रॉक्सी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद सर अब और क्या लिख सकता हूं? मैं आर्टिकल की लाइन लिखूंगा, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अब आपको क्या लिखना है प्रॉक्सी के बारे में? आप प्रॉक्सी के राइट्स, प्रॉक्सी की लिमिटेशन भी लिख सकते हो। 6 नंबर पे क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है?
अब आर्टिकल वाले पॉइंट पे आओ कि आर्टिकल जो है प्रॉक्सी कैसे जमा होना चाहिए। फॉर्म नंबर MGD11 48 घंटे पहले जमा होना चाहिए। अब आर्टिकल वाली लाइन पे आओ, वो लिख दी आर्टिकल वाली लाइन। अब गिवन केस को यूज करो, गिवन केस को यूज करने के बाद नीचे कंक्लूड करो। कंक्लूजन में एक बात दोबारा सुन लेना, आपने कंक्लूजन में केवल यही लिखना है कि डिसीजन क्या है। बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड दैट, हाँ जी क्या, वी मे कंक्लूड दैट whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case, we may conclude that the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case। जो इसने पूछा मैंने वही बताया, लिख दिया कंक्लूजन। अब लिखना सेंस। सेंस क्यों, मेन रीजन क्या है, क्यों प्रॉक्सी होल्डर कंपेल कर सकता है। सेंस आर्टिकल कैन नॉट इंक्रीज द लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ प्रॉक्सी। बस ये आपका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में डिसीजन देना है और सेंस लिखना है। ओवरऑल मिला के मैक्सिमम कंक्लूजन 4 लाइन। हेडिंग कंक्लूजन की जरूर आनी चाहिए कि कंक्लूजन का ये हेडिंग है। समझ गए बात। चल, विनीत हैज गिवन his Rolex watch on a rent to his friend Abhay. Abhay wanted to go out of India in a Europe tour, so he wanted this watch for a period of 3 months. Shiraj become the surety for the payment of rent, which was fixed at the rate of 10,000 per month. Shajay by Abhay. Subsequently, without Shiraj's consent, Abhay agreed to pay higher rent to Vineet. Olo, variation हो गया. Section 133, variation in contract, surety shall be discharged. Yes. After a few months of this, the Abhay defaulted in payment of the rent. Analyze the position of Shiraj in this regard as per the provision of Indian Contract Act. 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट आपके पास है अपने, और इस वीडियो को पॉज कर देना जैसे ही मैं कहूं पॉज, उसके बाद 1 मिनट का समय आपके पास है। केवल ब्रॉड सोचो कि आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ब्रॉडली सोचो। पॉज। अनपॉज। हाँ जी, 4 नंबर पे क्वेश्चन है, किस चीज पे पूछा गया है। गारंटी पे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। मैंने किया गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद मैं लिखूंगा लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, हेडिंग दूंगा लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे सेक्शन याद है, अगर तो मैं लिखूंगा उसके ऊपर सेक्शन 133, नहीं है तो नहीं लिखूंगा। हेडिंग लिखा लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज इन केस ऑफ अ वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन, नीचे लिखा वेरिएशन के बारे में। अगर केस लॉ याद है, अगर केस लॉ याद है कि जहां पर वेरिएशन फेवरेबल में हो तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, वो केस लॉ लिख सकते हो। बट अगर नहीं याद तो छोड़ो, ठीक है। मतलब ये वाला पैरा जरूर लिख देना कि अगर वेरिएशन इस तरीके का है जिससे कि श्योरिटी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी के ऊपर, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट वेरिएशन का एक्सप्लेन किया। उसके बाद गिवन केस 2 लाइनों में, इन द गिवन केस क्या हुआ, और नीचे हेडिंग कंक्लूजन। बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड दैट, हाँ जी क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ शिराज इन दिस केस। शिराज 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 कहां गया, हाँ, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, या फिर शिराज शेल नॉट बी लाइबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिंस देयर इज अ वेरिएशन विदाउट इंटीमेशन या विदाउट नॉलेज ऑफ शिराज, दैट इज श्योरिटी। सिंस जरूर यूज करना है। क्लियर। चलिए और आगे। Referring to the provision of the Negotiable Instrument Act, examine the validity of the following. A bill of exchange originally drawn by R for a sum of rupees 10,000 but accepted by P only for 7,000. अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज यहां से हो सकते हैं कि 10,000 का इंस्ट्रूमेंट है, उसने 7,000 के लिए एक्सेप्ट किया है, यानी कि सेक्शन 44 लग गया, पार्शियल कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन की तो उसने बात ही नहीं की कि कितने का कंसिडरेशन है कितने का नहीं।
उसने सीधा था कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है 10,000 का, एक्सेप्ट हुआ है 7,000 का, इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आपने कंडीशनल कर दी है, तो आपको यहां कंडीशनल एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को लिख के आना था। सबसे पहले 3 नंबर का है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पहले एक्सेप्टेंस डिफाइन करो। एक्सेप्टेंस 2 तरीके की हो सकती है, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस डिफाइन करो। फिर कहता है रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जामिन द वैलिडिटी। तो अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे लिखोगे कि होल्डर कैन एक्सेप्ट द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ ऑल प्रायर पार्टीज, बट इफ द कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टी इज नॉट टेकन दे शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी। बस ठीक है ना, 3 नंबर। चलिए आगे। फिर कहता है हेलो लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹50 लाख ऑन 1 जून 2023 बट फेल टू अलॉट द शेयर विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। 50 लाख रुपए का शेयर एप्लीकेशन आया है बट अलॉटमेंट नहीं किया। अच्छा, द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम दिवास, a customer of the company was refunded by the way of book adjustment toward the due payable by him to the company on 30 जून 2023। ये तो कोई तरीका ना हुआ भाई, जो उसने देने हैं वो अलग है, जो तुमने उससे लिए हैं एप्लीकेशन का पैसा वो इस तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द हेलो लिमिटेड रिपोर्टेड टू द बोर्ड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ 50 लाख शैल बी डीम्ड टू बी अ डिपॉजिट एज ऑन 31 जुलाई 2023 एंड रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। भाई सेक्शन 2 क्या कहता है, डिपॉजिट के बारे में क्या कहता है, डिपॉजिट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो क्या कानून क्या कहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि कोई भी अमाउंट जो आपको शेयर एप्लीकेशन के रूप में रिसीव हुआ है वो 60 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर देनी चाहिए उसको लेकर। अगर 60 दिन के अंदर आपने अलॉटमेंट नहीं की तो फिर 61 से लेकर 75 दिन तक, यानी कि अगले 15 दिन तक सारा पैसा वापस कर दो विदाउट इंटरेस्ट। और अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो फिर उसे मैं डिपॉजिट मान लूंगा। क्या मान लूंगा उसे मैं, डिपॉजिट मान लूंगा। बट सबसे पहले क्या है, 60 दिन का वक्त दिया गया है। अब यहां पर शेयर एप्लीकेशन आया कब है, रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 जून 2023। आपके पास 60 दिन का समय है, 60 दिन का समय है अलॉटमेंट करने के लिए, नहीं किया तो वो कह रहा है 31 जुलाई को इसे डिपॉजिट मान लो। ऐसे कैसे पॉसिबल है 31 जुलाई को मान लो, क्योंकि अगले 15 दिन तो अभी रिफंड करने के लिए देने हैं ना, और 15 दिन में अगर रिफंड नहीं हुआ तब मैं डिपॉजिट मानूंगा ना, तो 15 दिन तो देने हैं, तो 31 जुलाई को इसे डिपॉजिट कैसे मान सकता हूं, नहीं मान सकता। क्लियर। तो जो इसका व्यू है क्या मैं कह सकता हूं कि वो गलत है, यस बिल्कुल गलत है। ये जो व्यू मान के चल रहे हैं ये बिल्कुल गलत व्यू है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, देखो जी, अगर तो आपको रूल नंबर 2 ध्यान है, रूल नंबर 2 के बारे में, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स का, तो ठीक है। नहीं ध्यान, रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज सी अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं ध्यान तो रूल नंबर 2 अगर ध्यान हो तो भी ठीक, नहीं भी वो भी नहीं ध्यान रूल नंबर 2 तो केवल एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 ये लिख देना। अच्छा, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट लिखना कि शेयर एप्लीकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, क्योंकि 5 नंबर पे पूछा गया है, 5 नंबर पे पूछा गया है इसलिए अब लेंथ मैनेज करनी जरूरी है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करना डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है 5 नंबर। अगर ये 3 नंबर पे होता तो मैं सीधा शेयर एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे लिख रहा होता, बट सबसे पहले डिपॉजिट के बारे में लिखो कि डिपॉजिट होता क्या है, डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखो। उसके बाद कंपनी कहां से डिपॉजिट मंगा सकती है उसके बारे में लिखो कि डिपॉजिट यहां से भी मंगाया जा सकता है, यहां से भी मंगाया जा सकता है, मतलब मेंबर से या पब्लिक से, ठीक है जी। उसके बाद लिखो कि क्या कंपनी फिर लिखो कि एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स सर्टेन चीजें डिपॉजिट्स नहीं होती हैं, बाकी कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देना बस, ये आपकी लेंथ मैनेज हो जाएगी। यहां पर बात समझ आ रही है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे पास बी पॉइंट, कहता है न्यू लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 25 करोड़ एज एट 31 मार्च 2023 एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। The company secretary has advised the board of directors that New Limited is not required to appoint the internal auditor। और भाई लिस्टेड कंपनी है, मुझे कोई ऑडिटर, मुझे कोई टर्नओवर वर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है भाई, खत्म हो गई ना बात। सेक्शन 138 लिस्टेड कंपनी है, बात ही खत्म, कोई लिमिट देखने की जरूरत ही कहां है।
भाई सेक्शन 138 में अगर लिस्टेड कंपनी ना होती ना तो मैं कहता लिमिट देखो लिमिट देखो, लिस्टेड कंपनी है तो किस बात की लिमिट देखूंगा भाई। ठीक है ना। चले अगला, कहता है शंभू हैज गिवन अथॉरिटी टू नवीन टू बाय सर्टेन गुड्स एट अ मार्केट रेट। नवीन बायज द गुड्स एट द हायर रेट देन द मार्केट रेट। However, Shambhu accepted the purchase in spite of the higher rate. Afterwards, Shambhu comes to know that the goods purchased belong to Naveen himself. Decide whether Shambhu is bound by the ratification done. Oh my God. 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, पॉज कर लो और अपना दिमाग लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अगर आपको याद नहीं आ रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो भी अपने नोट्स से ढूंढ के मुझे बताओ। तुम्हारी कॉमन सेंस चेक करवाना चाहता हूं मैं। नोट्स में से ढूंढ के बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश, करो करो करो, फटाफट ढूंढो। तो मैं बताता हूं क्वेश्चन कहां फंसाता है तुम्हें और तुम कहां फंस जाते हो, फिर हम कहते हैं मार्क्स नहीं आए। कर लिया होगा, पॉज हटा दो आप। 90% आप में से जिन्होंने सोचा है वो ये सोचा है कि क्योंकि शंभू अपने नाम पर डील कर रहा है, इसलिए एजेंट की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने नाम पर डील नहीं करेगा, और उसकी एक ड्यूटी होती है, हम उस कॉन्सेप्ट को लिख के आएंगे कि एजेंट कभी भी अपने नाम पर डील नहीं करेगा, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा, और अगर वो कर रहा है तो सारा कंपनसेशन उसे प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। सही गए हो, बिल्कुल सही गए हो। अगर लास्ट में ये लाइन ना होती तो, ये जो आखिरी में पूछता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी में कई बार कहता है एडवाइस करो, हम कंक्लूजन लिख के होते हैं इज करेक्ट, द व्यू इज इनकरेक्ट, व्यू इज करेक्ट। अबे व्यू नहीं पूछा उसने कहा एडवाइस दे, तो एडवाइस देनी है, बताना है कुछ ऑल्टरनेट कि क्या होना चाहिए। अगर वो व्यू पूछे कि व्यू बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो बताओ। यहां पे इसने क्या कहा है, डिसाइड, कि जो शंभू है वो बाउंड बाय द रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन मतलब अब हुआ क्या है, शंभू ने नवीन को कहा कि सर्टेन गुड्स परचेज कर ले मार्केट रेट पे। नवीन ने गुड्स परचेज किए हायर देन द मार्केट रेट। शंभू ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे बेशक हायर रेट पे थे। बाद में शंभू को पता लगा कि गुड्स जो है बिलोंग करते हैं नवीन को। अब सबसे पहले आपको यहां रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डालना है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन की जरूरतें होती हैं, वो क्या रिक्वायरमेंट क्या है। पहला, इलीगल चीज कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकती, प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। ये सब बातें आपने की थी। उसी में से एक चीज है कि सारी की सारी मटेरियल चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए प्रिंसिपल को, तभी वो रेटिफिकेशन में लायबल होगा। पूरा का पूरा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होने चाहिए। तो क्या यहाँ मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज हुए? नहीं। तो क्या शंभू लायबल है इस रेटिफिकेशन से? नहीं, ये रेटिफिकेशन ही वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर शंभू लायबल नहीं है क्योंकि आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया कि नवीन के ही गुड्स हैं। तो यानी कि रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द शंभू एट ऑल। तो सबसे पहले रेटिफिकेशन का मतलब लिखोगे, फिर उसके एसेंशियल फीचर में 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो लिखकर, जो सबसे लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर यहां पर अटैक हुआ है वो क्या है कि ऑल मटेरियल फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज, उसे अंडरलाइन करके आना। और उसके बाद गिवन केस और फिर कंक्लूजन, शंभू इज नॉट बाउंड बाय द रेटिफिकेशन सिंस all the facts relating to transaction relating to ratification were not explained to him. ठीक है, next point. Harish authorizes Arun, a merchant in Mumbai, to recover the dues from the A&M company. Arun instructs Deepak, a solicitor, to take legal proceeding against A&M company for the recovery of the money. As per the legal position of Deepak, रेफरिंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू एजेंसी। अच्छा, दीपक की पोजीशन पूछ रहा है कि वो कौन सा एजेंट है। सोचो, सब एजेंट या सब्सटीट्यूटेड एजेंट। अगर तो मेन एजेंट के अंडर काम कर रहे हो क्योंकि उसी के वाला ही काम कर रहे हो तो सब एजेंट है, बट अगर डिफरेंट काम कर रहे हो तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट। हरीश ऑथराइज अरुण, अ मर्चेंट इन मुंबई, टू रिकवर द ड्यूज। इसने कहा रिकवरी कर, और एजेंट ने किसको अपॉइंट करवाया है? सॉलिसिटर यानी कि एडवोकेट को। काम एक हो गया या अलग हो गया? अलग हो गया।
वो अलग तरीके से रिकवरी करेगा, वो कोर्ट का सहारा लेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सब एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को पूरी तरह से पहले डिफाइन करोगे, क्लियर हो गई इतनी बात? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को डिफाइन करके उसके बारे में लिखोगे, ठीक है? चले और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऑल्ट्रेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोमिसरी नोट इज नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। क्यों नहीं भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्टर हो रहा है तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है ना भाई, बिल्कुल है। नेक्स्ट पॉइंट, conversion of the blank endorsement into endorsement in full is not a material alteration and it does not require authentication। देखो जी, material alteration तो है, बट ये वो material alteration है which is recognized और authorized by the act। तीन तरीके की मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन, एक वो ऑल्ट्रेशन जो कि मटेरियल है, इसके लिए प्रायर कंसेंट चाहिए सभी प्रायर पार्टी की, नहीं मिली तो जिन्होंने कंसेंट नहीं दी वो लायबल नहीं होंगी। फिर मटेरियल, फिर ऑल्ट्रेशन विच आर नॉट मटेरियल एट ऑल, और तीसरा मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑथराइज बाय द एक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑथराइज बाय द एक्ट के अंदर कौन कौन सा आता है? जब आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में से वर्ड ऑर्डर, सॉरी ऑथराइज बाय द एक्ट के अंदर क्या क्या आता है? जब आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्रॉसिंग ऐड कर देते हो, जब आप किसी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को फिल कर देते हो, जब आप किसी ब्लैंक एंडोर्समेंट में एंडोर्समेंट इन फुल कर देते हो। पर्पस क्या है कि क्यों ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑथराइज्ड है? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट को सेफ या वैलिड बनाती है। क्रॉसिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट सेफ होता है इसलिए वैलिड है। इनकोएट को फिल कर दिया तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड बन जाता है इसलिए वैलिड है। और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक के बाद एंडोर्समेंट इन फुल किया, यानी कि ज्यादा सेफ कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट को, इसलिए वैलिड है, ठीक है ना? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक के बाद एंडोर्समेंट इन फुल, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 55 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ABCD वाला एग्जांपल। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही, स्टेट द पर्पस फॉर विद द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज। सेक्शन 52 पर्पस बता के आने हैं सारे सारे, चाहे बायबैक हो गया, चाहे प्रीमियम एंड रिडम्पशन हो गया, चाहे डिस्काउंट या फिर कमीशन वगैरह जो इशू ऑफ शेयर्स में यूज होता है वो हो गया, बायबैक कर दिया हमने, चाहे बोनस शेयर्स हो गया, वो सारे लिख के आने हैं। अच्छा फिर मिस्टर अम्बरीश द होल्डर ऑफ, अच्छा देखो उसने पूछा स्टेट द पर्पस फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम, बट 5 नंबर पे पूछा है। पापा होना तो नहीं चाहिए 5 नंबर पे क्वेश्चन, बट ये पूछ लिया है। सबसे पहले डिफाइन करना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कि जब नॉमिनल वैल्यू से ऊपर, क्या प्रीमियम के लिए कोई ऑथराइजेशन चाहिए? कोई आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती। क्या कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ता है? नहीं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं सिवाय उनके यूज पर। अच्छा यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? इन जगह पर हो सकता है, फिर वो जगहें लिखनी है। फिर कहते हैं अम्बरीश होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each of AB Limited approached the company in the last week of September 22 with a claim for the payment of dividend of ₹2000 declared at the rate of 20% by the company at its AGM held on 31/8/2014 with respect to the financial year 13-14। सितंबर 22 में कंपनी के पास गया है, 13-14 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा डेट्स थोड़ी ध्यान से देखते जाना, क्या कहना चाह रहा होगा थोड़ा पता लगेगा। The company refused to accept the request of R and informed him that his share on which the dividend has not been claimed till date have been transferred to the Investor Education and Protection Fund। ओ अब समझ आया क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन 124 याद करना डिविडेंड से रिलेटेड। क्या कहता है भाई साहब? कहता है डिविडेंड की पेमेंट 30 दिन में कर दो, अगर नहीं करते तो अगले 7 दिन में उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसे ट्रांसफर किया, उसके बाद वहां वो पैसा 7 साल तक रहेगा और 7 साल बाद वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया 31/8 को, 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि 30 सितंबर तक आपको उसे पेमेंट करना है, और अगर नहीं पेमेंट की तो उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ डेट्स तो कुछ लिखी नहीं गई, बट कहता है 7 साल बाद, 7 साल बाद। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 30 दिन के अंदर यानी कि सितंबर के मंथ में आपने ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि विद इन 30 डेज होता है। फिर विद इन 30 डेज आपने पेमेंट कर दी होगी, और नहीं की जिनको तो विद इन 7 डेज हो चुका होगा ट्रांसफर। ये सारे कार्यक्रम हो चुके होंगे सितंबर में, क्योंकि डेट्स तो मुझे कुछ भी नहीं दी हुई। अब कहता है कि अम्बरीश जिसके पास 1000 शेयर थे वो सितंबर 22 में गया। पहले तो मुझे बताओ 7 साल खत्म कब हो रहे हैं? 7 साल खत्म कब हुए? कि सितंबर 2014 में अगर मैं कहूं कि ट्रांसफर हुआ होगा, सितंबर 2014 में,
सितंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सितंबर 21 में तो पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। सितंबर 21 के बाद तो 7 साल वहां पे खत्म हो गए। ठीक है, तो 7 साल खत्म हो गए, तो आज की डेट में अब पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। अब क्या हो रहा है, कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। भाई कंपनी को तो रिक्वेस्ट करी मत ना, तुझे तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। Examine in the light of the provision of the Company Act the validity of decision of the company and suggest the remedy, if any, available to him for obtaining the unclaimed amount of dividend and retransfer the corresponding share in his name। सेक्शन 124 पूरा लिखकर कंपनी के पास क्लेम नहीं कर सकता, उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। चलिए, Mr. A made endorsement of a bill of exchange amounting to ₹50,000 to Mr. B, but before the same could be delivered to Mr. B, Mr. A passed away। ओह, अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉन्सेप्ट। सेक्शन 57, Mr. R, son of Mr. A, who was the only legal representative of Mr. A, approached Mr. B and informed him about his father's death. Now, Mr. R is willing to complete the instrument which was executed by his deceased father. Referring to the relevant provision of the Negotiable Instrument Act, decide whether R can complete the instrument in the above scenario। No। भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करके उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने साइन करके अपनी लायबिलिटी बता सकता है कि हाँ मैं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कहां तक लायबल हूं, अनलिमिटेड लायबल हूं, या फिर अपनी लायबिलिटी को सर्टेन अमाउंट तक फिक्स कर सकता है, बट वो केवल उस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करके उस इंस्ट्रूमेंट को वैलिड नहीं बना सकता। सेक्शन 57 लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स एंड लायबिलिटीज में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलो, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन। डिफरेंट एड्स बतानी है। हाउ द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, मतलब उनके बारे में लिखना है। अच्छा, राम लिमिटेड इज प्लानिंग टू मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। The managing director arranged to obtain a brief note from some sources explaining the salient feature of the issue of private placement, and the board of directors shall keep in mind while approving the proposal on this subject. The brief note include inter alia the information or suggestion on the following point. A private placement shall be made only to a selected group of identified person not exceeding 200 in a financial year। बिल्कुल ठीक। The aforesaid ceiling of identified person shall not apply to the offer made to the qualified institutional buyer। बिल्कुल ठीक। जब 200 की काउंटिंग की जाती है तो 200 की काउंटिंग में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को इंक्लूड नहीं किया जाता। बट इज एप्लीकेबल टू द, गलत हो गया, कहता बट एम्प्लॉइज को इंक्लूड किया जाता, नहीं एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और क्या। चलिए, आपकी बुक में भी हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं। फिर offer on the private placement basis shall be made only once in a financial year for any number of identified person not exceeding 200। no, number of time कर सकते हो, पहली बार 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, बट 200 का ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ टाइम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेक्शन 42 पूरा एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 42 के प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के बाद फिर लिखना बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो। सेक्शन 42 वैसे तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा लिखो आप, जितने भी रेलेवेंट पॉइंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो क्या क्या लिखूंगा मैं, स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में जरूर लिखूंगा, फिर मैक्सिमम सीलिंग के बारे में जरूर लिखूंगा, और मैक्सिमम सीलिंग के अंदर ही QIB को हटाया जाता है ये जरूर लिखूंगा, फिर ईसॉप्स एम्प्लॉइज को भी हटाया जाता है ये भी लिखूंगा, फिर ऑफर जो है नंबर ऑफ टाइम दिया जा सकता है 1 ही साल के अंदर, मैं इसके बारे में भी लिखूंगा। तब तक ऑफर नहीं देंगे जब तक पिछला ऑफर बंद ना हो जाए या फिर अबेंडन ना हो जाए, ये भी जरूर लिखूंगा। काफी पॉइंट लिख चुका हूं, 4-5 पॉइंट लिखने के बाद। नाउ बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो। सिचुएशन केस नंबर 1, केस नंबर 2 दोनों का सॉल्यूशन कंक्लूजन कर दूंगा बस। अब यहां पर ना इन द गिवन केस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 1-2 पॉइंट पूछे गए हैं तो गिवन केस छोड़ दो, सीधा लिखो, पहले पूरा प्रोविजन लिखो, फिर बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो। केस नंबर 1, केस नंबर 2 कंक्लूजन लिखते जाओ दोनों का, ठीक है। चलिए, A Limited having a net worth of 200 crore want to accept deposit from its member. It has approached you to advise whether it fall within the category of an eligible company। Yes, क्योंकि net worth 100 करोड़ से ऊपर है। What special care has to be taken while accepting such deposit from the member? Eligible company है, it can accept maximum up to 10% of the paid up capital plus free reserve plus security premium from the its member। Give you a reason in terms of the provision of the company act। सबसे पहले एलिजिबल कंपनी को डिफाइन करो,
एलिजिबल कंपनी को डिफाइन करने के बाद मतलब उसको पूरा क्राइटेरिया लिखो, फिर उसके बाद लिखो कि मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है, बस। फिर यहां लिखो कि एलिजिबल कंपनी है कि नहीं। Kiran and Naman had a long dispute regarding the ownership of the land for which a legal suit was pending in the court. The court fixed the date of the hearing on 29/4/2023, which was announced to be a public holiday subsequently by the government. What will be the computation of time of hearing in this case? अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा वो होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे ये लिख सकते हैं कि 30 अप्रैल, मत लिखना। आपको 30 अप्रैल क्या पता है, क्या शायद 30 अप्रैल कहीं संडे हुआ तो आप क्या लिखोगे, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, ये लिख के आना सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 provided the gratuity paid by the government to its employees fully exempt from tax. You are required to explain the scope of the term government and clarify whether the exemption from the gratuity income will be applicable to the state government employee. Yes, क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट में गवर्नमेंट की डेफिनेशन देते हुए लिखा है गवर्नमेंट इंक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। तो इसका मतलब जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को छुट्टी मिलने, कोई बेनिफिट मिलना है तो उसमें गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चले, Nehul, a director of the company, not being personally concerned or interested financially or otherwise in a matter of the proposed motion placed before the board meeting, did not disclose his interest, although he has acknowledged that his sister is interested in that proposal. He restrained from making any disclosure of his interest on the presumption that he is not required by the law to disclose any interest as he is not personally interested or concerned in the proposal. He made his presumption relying on the rule of the little construction. Explain the scope of the interpretation under this rule in the given situation. Decide whether the decision of Nehul is correct. अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करो। क्रक्स क्या है रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन का? कि किसी भी वर्ड को, फ्रेज को वाइडर मीनिंग से देखो, वाइडर मीनिंग से। तो जब आप वाइडर मीनिंग से देखते हो तो लिखा है नेहुल ऑफ अ डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड नहीं है बट उसकी सिस्टर इंटरेस्टेड है। सिस्टर अगर इंटरेस्टेड है तो फिर वो जब कहता है कि ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड, मुझे वाइडर लेवल पे देखना चाहिए। ही इज नॉट इंटरेस्टेड बट हिज सिस्टर इंटरेस्टेड। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर हूं, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं जहां पर मेरी सिस्टर काफी इंटरेस्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मेरी सिस्टर को बड़ा बेनिफिट मिलेगा करोड़ों रुपए का। मैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कहूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो ये गलत है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं हूं बट इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हूं। तो लिटिल कंस्ट्रक्शन यही तो कहता है कि मैक्सिमम लेवल पे सोचो, वाइडर लेवल पे सोचो, नैरो लेवल पे मत सोचो। तो अगर वाइडर लेवल पे सोचा जाए तो क्या इसको डिस्क्लोजर करना चाहिए था? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आगे तो इसका मतलब डिसीजन नेहुल का सही नहीं है, उसे डिस्क्लोजर करना चाहिए था। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेपर लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ फिश लिमिटेड, डिसाइड टू ग्रांट अ लोन ऑफ ₹3 लाख टू मिस्टर मनी, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पेपर लिमिटेड, गेटिंग सैलरी ऑफ ₹40,000 per month to buy up 500 partly paid up equity share of ₹1,000 each of the paper limited. Examine the validity of board's decision. सेक्शन 67 पे बेस्ड है। सेक्शन 67 कहता है कि कोई भी कंपनी किसी पर्सन को लोन नहीं दे सकती या फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दे सकती अपने शेयर परचेज करने के लिए। उसके बाद उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, 4 नंबर पे हैं। 4 नंबर पे सारी एक्सेप्शन बेशक मत लिखना क्योंकि लेंथ का इशू आ जाएगा। तो तीसरी एक्सेप्शन जो है वो जरूर लिख देना कि कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है प्रोवाइडेड कुछ शर्तें पूरी हो जाए। पहला, वो एम्प्लॉय डायरेक्टर केएमपी डायरेक्टर केएमपी वगैरह नहीं होना चाहिए, मैनेजर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो अमाउंट ऑफ लोन है वो उसकी 6 मंथ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, जो लोन दिया जा रहा है वो फुली पेड अप शेयर्स के लिए होना चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए नहीं होना चाहिए। अगली बात, पहली कंडीशन देखिएगा, लोन दिया जा रहा है 3 लाख का और फाइनेंस मैनेजर है, यानी कि फाइनेंस मैनेजर है चलेगा, मैनेजर नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर चलेगा, मैनेजर मतलब बाप, सीईओ, फाइनेंस मैनेजर मतलब किसी डिपार्टमेंट का छोटा सा मैनेजर चलेगा। दूसरा, 40,000 महीने का लोन दे रहे हो, 2,40,000 की सैलरी बनती है, 6 महीने के हिसाब से आपने 3 लाख का लोन दिया, गड़बड़ हो गई, पहली गड़बड़।
दूसरी गड़बड़ पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए दे रहे हो तो 2 गड़बड़ है जिस वजह से बोर्ड का डिसीजन वैलिड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 67 एक्सप्लेन करना है। फिर कहता है रूल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बिल्कुल ठीक। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट। पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सप्लेन करो, 6 नंबर पे है, ध्यान रखना। फिर इंडोर मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो। फिर क्या इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ऑपोजिट है? बिल्कुल है। फिर नीचे कंक्लूजन लिखो। आगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा जी, लिख दोगे। द एक्ट डन नेग्लिजेंटली शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन इन गुड फेथ। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था आप सबको। स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। नेग्लिजेंटली अगर कुछ हुआ है मगर ऑनेस्टली हुआ है तो उसे गुड फेथ ही माना जाता है। ठीक है, सेक्शन 10 था ये। चलो सॉरी, सेक्शन 10 कह रहा हूं, सेक्शन 3 क्लॉज 22 जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट का गुड फेथ की डेफिनेशन है, सेक्शन 3 क्लॉज 22, वो लिखना था। तो ये आपकी एमटीपी फर्स्ट हुई। अब आप एमटीपी सेकंड के अंदर, हम सेकंड एमटीपी की वीडियो अलग आ रही है, फिर आरटीपी की वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।